नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, किसानों को कर्ज माफी का वादा, विकसित राज्य बनाने का ऐलान, विपक्ष ने की आलोचना। गोवा में प्रधानमंत्री का ऐलान, नोटबंदी से पर्यटन पर नहीं पड़ा असर, राहुल गांधी ने पंजाब में बादल सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के तीखे आरोप। कश्मीर के माछिल सेक्टर में धंसी बर्फ से निकाले गए सेना के 5 जवान, जम्मू कश्मीर हाईवे बंद होने से जरूरी सामानों की किल्लत। प्रवासियों पर अमेरिका में सख्ती, 7 देशों के नागरिकों की होगी कड़ी जांच, सीरिया के शरणार्थियों पर पाबंदी। सेरेना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन, फाइनल में बहन वीनस विलियम्स को दी मात, 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता से कई लोक लुभावन वादे किए हैं। इनमें किसानों का कर्ज माफ करने से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा है। पार्टी ने कहा कि वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत राम मंदिर के निर्माण की कोशिश करेगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया गया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 15 साल तक राज्य को लूटा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू से विकसित राज्य की कतार में खड़ा करने का वादा किया। और मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी है। पार्टी ने घोषणा पत्र को 9 क्षेत्रों में बांटा है। बीजेपी ने छोटे और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। वहीं भावी कर्ज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। गन्ना किसानों को तुरंत चेक से भुगतान किया जाएगा। अवैध खनन खत्म करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त होगी। मेधावी छात्रों की स्नातक तक फीस माफ की जाएगी। सांप्रदायिक तनाव के बाद पलायन रोकने के लिए सभी जिलों में समिति बनेगी। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनेगा। 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी और गरीबों को सस्ते दर पर बिजली मिलेगी। 3 तलाक पर पार्टी महिलाओं की राय लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी और राज्य में बूचड़खाने बंद होंगे। भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी, लेकिन जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव सरकार से जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया है बीजेपी ने इसे, लेकिन इसमें किसान कल्याण की कितनी बातें नजर आ रही हैं आपको, क्योंकि किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। देखिए दीपक, जहां तक किसानों की बात है तो पिछले काफी दिनों से जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो एक्सरसाइज कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड का इलाका हो या मध्य उत्तर प्रदेश हो, यहाँ किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं। मैं बिजनौर में हूँ और इस इलाके में खासतौर पर यहाँ से लेकर के पूरा बागपत और आगरे तक जो है गन्ना किसानों की काफी गंभीर समस्या है। और बगल में अकेले मेरठ जिले में जो है करीब 550 करोड़ रुपया गन्ना किसानों को बकाया। तो ये निश्चित तौर पर ये सारे मसले ऐसे हैं जो काफी उज्ज्वलित रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र को जारी किया हुआ है जी। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के खासतौर पर बीजेपी से भी किसानों की नाराजगी है। खासतौर पर नोटबंदी का जो मसला है और जो है 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात की थी, जिसमें फसलों के वाजिब दाम। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जिन पर व्यापक अध्ययन करने के बाद जो है बीजेपी ने 2-3 बातें किसानों के लिए कही हैं। उसमें से एक तो ये है कि जो आने वाला जो
कर्ज होगा उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा और इसके अलावा पुराने जो कर्ज हैं वो माफ किए जाएंगे और वहां से लेकर के गन्ना किसानों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रावधान जो है इन्होंने इसमें किए हैं। तो कुल मिलाकर के किसान, युवा, गृहिणियों को और लगभग सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। दीपक, अरविंद जी, हमने देखा इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से तो नहीं, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा छूने की कोशिश की है। बड़ी आलोचना भी हो रही थी पार्टी के अंदर कि राम मंदिर का मुद्दा चुनाव के वक्त नहीं उठा रही है बीजेपी। उसके अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो छूने की कोशिश की है राम मंदिर का मुद्दा, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसे? देखिए, जहां तक राम मंदिर का मसला है तो 1993 के जो चुनाव हुआ यानी बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जो है तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश की जनता उस मुद्दे को नकार चुकी है एक तरह से। और उसके बाद तमाम ऐसे मसले, इसीलिए बीजेपी ने अगर आप देखेंगे तो उसको ज्यादातर मौकों पर मैनिफेस्टो से बाहर रखा। तो ये जो मसला है, लेकिन अभी इस समय जो माहौल है उसमें सीधे सीधे जो लग रहा है कि बीजेपी जो है एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो है वो, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के जो है वो जनता के बीच में जाना चाहती है और इसीलिए जो है उसकी कोशिश ये है कि राम मंदिर का भी मसला जो है शामिल किया जाए। हालांकि पहले जो इस पर डिबेट चला है उसमें किया कि अगर इस मसले का हल करना है जी तो संसद कोई कानून बनाए, लेकिन इसकी तरफ कभी कोशिश नहीं हुई। और बीजेपी ने ये भी कहा है कि संवैधानिक दायरे में रहकर जो कुछ भी हो पाएगा पार्टी उस लिहाज से काम करेगी। ये भी थोड़ा समझना होगा, यानी कि संयमित होकर बीजेपी ने इस मुद्दे को भुलाने की कोशिश की। संवैधानिक दायरे का मामला तो जी अरविंद जी, संवैधानिक दायरे का जहां तक मामला है, अरविंद जी मुझे रोकना होगा आपको। दीपक जो मुझे माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा मुझे, आपको वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है। इन दलों का कहना है कि बीजेपी सिर्फ वादे करना जानती है, क्योंकि अच्छे दिन का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। बीजेपी को अपने लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में इनको अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रहा है। भाजपा का धोखा उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता, उत्तर प्रदेश गुजरात नहीं बन सकता। ये भाजपा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इन्होंने कभी किसानों का कोई भला नहीं किया। उत्तर प्रदेश में जनता अच्छी तरह से जानती है कि समाजवादी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी ने बीजेपी के खिलाफ 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ये सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में हैं। पीटीआई के मुताबिक संगठन कुल 64 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। संगठन का आरोप है कि बीजेपी ने उनके नेता योगी आदित्यनाथ का अपमान किया है। संगठन के इस कदम की खुद योगी आदित्यनाथ ने अवैध बताया था। हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक विशुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। राजनीतिक गतिविधियों में वह भाग नहीं ले सकती। कोई हिंदू युवा वाहिनी का दुरुपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करता है तो गैर कानूनी होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार किया है, कद्दावर कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का अपमान किया है, पैसे के बल पे यहाँ पर टिकट बेचा गया है। ऐसे समय में हिंदू युवा वाहिनी चुप होने वाली नहीं है। पणजी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के आलोचकों को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से गोवा जैसे राज्यों में पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की ताकि गोवा की सबसे सुविधाजनक राज्य इसको बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गोवा के पणजी में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने राज्य में पर्यटन को बढ़ाने और विकास पर जोर दिया। उन्होंने गोवा के मतदाताओं से इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत की अपील की और बदले में गोवा को हिंदुस्तान का सबसे आरामदायक राज्य बनाने का वादा किया। पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजोरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल विकास के मुद्दे पर चुनाव से भागते हैं, लेकिन विकास से ही लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। ये 5 वर्ष गोवा के
विकास के वर्ष रहे हैं। एक ऐसी मजबूत नींव वर्तमान सरकार ने रखी है जिस पर आने वाले दिनों में विकास की भव्य इमारत बनाने का हमारा सपना है। नरेंद्र मोदी ने गोवा की पूर्व की कांग्रेसी सरकारों की आलोचना की और साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब की बादल सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया है। पंजाब के जलालाबाद, धुरी और पिल्लोर की रैलियों में उन्होंने अकाली बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बादल सरकार राज्य की जगह अपने हित को तरजीह देती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के गढ़ जलालाबाद में रैली की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में पंजाब का भला करने में बादल सरकार नाकाम रही है। युवा बेरोजगार हैं और ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में एक प्रदेश में होता है और उस भ्रष्टाचार का कोई चिन्ह है, कोई निशान है, तो उसका नाम सुखबीर बादल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पंजाब को पंजाब का मुख्यमंत्री ही चाहिए। केजरीवाल जी जानते हैं दिल्ली में उनका काम खत्म हो गया है। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली में न कॉर्पोरेशन में न चुनाव में आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर छोड़ के मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनूं। मगर पंजाब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर चाहिए। राहुल गांधी ने धुरी और पिल्लोर में भी रैली की। उन्होंने पंजाब को ड्रग्स समस्या से मुक्त करने और खुशहाली वापस लाने का वादा किया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और पंजाब के लंबी में अरविंद केजरीवाल ने आज जलालाबाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के दिए बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात मतदाता गंभीरता से नहीं लेते। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल देते हैं। अब राहुल गांधी जी पे कौन यकीन करता है? हाँ। उनको बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं। ये चुनाव पंजाब की जनता लड़ रही है। पंजाब की जनता ने मन बना लिया। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये जो रिएक्शन आया है उनकी उस बात पर आया है जब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को अवसरवादी बताया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के बाद अब उनकी नजर पंजाब के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर है और लिहाजा वो चाहते हैं कि बाहरी व्यक्ति कोई आकर पंजाब की मुख्यमंत्री पद को संभाले, लेकिन पंजाब को पंजाब का ही मुख्यमंत्री चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा। इसी पर पलटवार किया है अरविंद केजरीवाल ने। इस वक्त जलंधर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, बीते कई दिनों से इस बात पर बहस चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में इस बार मेन जो टक्कर है वो होने जा रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार उसी की ही वापस बन रही है। फिलहाल वहां पर जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कह रहे हैं? क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या वाकई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है? कुछ इलाके ऐसे हैं मालवा के जिनमें हम लोग घूमे और हमको ऐसा महसूस हुआ कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है कि किसी तरह से वो मुकाबले में बने रहे। खासतौर पर लुधियाना का जो इलाका है उस इलाके में कई सीटों पर सीधा सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का मुकाबला दिखाई देता है। लेकिन आज जिन इलाकों में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे, दोआबा का इलाका जिसको कहा जाता है, जिसमें से आखिरी सभा उन्होंने फिल्लौर में की, जहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग थे और लोग 12 बजे से दिन के जुटे हुए थे। 2 घंटे देरी से राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भीड़ वहां पर जुटी रही और जिस लय में राहुल गांधी बोल रहे थे वो सीधा जनता के साथ आज कनेक्ट करने में कामयाब हो रहे थे। और दोआबा का जो रीजन है, यहाँ पर इस तरह की एक फीलिंग मिल रही है कि यहाँ पर अभी भी मुकाबला कांग्रेस और अकाली दल के बीच में है। ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी लड़ाई में है
जालंधर में 2014 में भी अगर आप बात करें लोकसभा चुनाव की तो करीब 2.25 लाख वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर मिले थे। लेकिन विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर एक अलग तरह का चुनाव होता है, अलग तरह के मुद्दे होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को दोआबा रीजन में लड़ाई से बिल्कुल बाहर मानना वो भी शायद गलत होगा। और यहाँ पे ये भी बता दें कि जैसे फगवाड़ा है या फिल्लौर है जो सुरक्षित सीटें हैं, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है। और पिछली बार फिल्लौर में कांग्रेस अगर चुनाव हारी थी, यहाँ पर बहुत ही नजदीकी मुकाबला हुआ था। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर्सेस का ये मामला नहीं है, बल्कि त्रिकोणीय, और आप कह रहे हैं कि कई सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है। बहुत बहुत शुक्रिया शाम इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। कथक नृत्य की दुनिया का एक खूबसूरत सितारा, देश के साथ साथ विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को जिन्होंने दिलाया अहम मकाम। मेरा शरीर बाहर रहता, आत्मा यहीं पर रहता है। मालिक करम से बहुत कुछ मिला है। मिलिए शख्सियत में गुरु प्रताप पवार से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेट्स को डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की अपील की है। दिल्ली में एनसीसी रैली में उन्होंने कहा कि देश भर से आए कैडेट्स अनेकता में एकता के प्रतीक हैं और युवा शक्ति की देश में बदलाव में अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कैडेट से डिजिटल ट्रांजैक्शन अभियान को बढ़ाने में भागीदारी बनने की अपील की। इन दिनों लोग डिजिटल करेंसी की ओर कैसे जाएं, उसका एक अभियान चल रहा है। एनसीसी के कैडेट्स ने उसको आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी की देश और समाज के बदलाव में अहम भूमिका है और एकता ही हमारी ताकत है। तो देश के 800 मिलियन यूथ अगर एक बार ठान ले कि अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें योगदान करना है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा या वित्त मंत्री से भी ज्यादा बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान का नौजवान कर सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स की सलामी ली। इस परेड में वियतनाम, रूस और श्रीलंका समेत कई देशों के कैडेट्स भी शामिल हुए। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ पर फिल्म इंडस्ट्री ने नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार को खत लिखकर कलाकारों की सुरक्षा की मांग की है। वहीं राजस्थान सरकार ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। जयपुर में फिल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ और मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कानून के दायरे से बाहर जाकर कुछ करने की इजाजत नहीं है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास आए, पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन कोई स्वयं ही कार्रवाई करे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। जांच करने के बाद किसका दोष है नहीं है उसकी कार्रवाई करेंगे। फिल्म जगत के कलाकारों ने इस तरह के हमले की निंदा की है और सरकार से ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की मांग की। फिल्म टेलीविजन निर्देशक संघ और प्रोड्यूसर गिल्ड ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और फिल्म कलाकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। If you dispute his facts and figures, then you must come with your own facts and figures. That's a different way of dealing with it. That's the civilized way of doing this. I don't think that's a good thing. And I think the government should take this very seriously. इनको पता नहीं चलता कि फिल्म में एक्चुअली है क्या। फिल्म से पहले कहानी डायरेक्टर के सिवाय किसी को, एक्टर के अलावा किसी को पता होती नहीं है। फिल्म जो है ना एक साफ टारगेट है जिसकी वजह से जो है ना हल्ला होगा और स्टेट बदनाम होगी। इस बीच राजस्थान में फिल्म पद्मावती की शूटिंग रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने फिल्म के सेट पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ और मारपीट की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में बर्फ धंसने का सिलसिला जारी है। आज कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में 5 जवान बर्फ में दब गए, लेकिन समय रहते उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है।
फिलहाल इन जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में भारी हिमपात के बाद हुए हिमस्खलन ने सेना की चौकी को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें सेना के 5 जवान सैकड़ों टन बर्फ के नीचे दब गए। जानकारी के मुताबिक सुबह अचानक पहाड़ों में जमी बर्फ तेजी से नीचे गिरने लगी। इसमें सेना के जवान फंस गए। इससे पहले गुरेज सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 15 सैनिकों की जान चली गई थी। बुधवार के बाद कश्मीर घाटी में हिमस्खलन के चलते अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने घाटी में ताजा बर्फबारी को देखते हुए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। फिलहाल ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। कोहरे से यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते यहां बर्फ की चादर बिछी हुई है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 5वें दिन भी बंद रहा। हिमाचल में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ठंड से बचने के लिए यही है जी, आग जला लो सुबह से शाम तक, जब तक दुकान पे रहते आग जला के ही बैठना पड़ता है। मगर इतनी इस साल जो मैंने ठंड महसूस की और बर्फबारी महसूस की, ये इतनी तो पहले नहीं देखी थी। बर्फबारी तो हमारे लिए फायदेमंद ही, मगर इतनी ज्यादा कि जिसे जानो माल को नुकसान पहुंचे, तो ये भी तो सही नहीं है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की आशंका जताई है। आने वाले जो 2 दिन है, इसमें न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट रहेगी और जो अगले 24 घंटों में कुछ एक इलाकों में बारिश और स्नोफॉल हो सकती है। उसके बाद मौसम में थोड़ी तब्दीली रहेगी। उधर मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठंड बढ़ गई और कोहरे के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। करीब 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं धुंध की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें देरी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले प्रवासियों की अब सख्त जांच होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इस आदेश को मंजूरी दे दी है। वहीं अमेरिकी सेना को मजबूत बनाने के लिए ज्यादा धन दिया जाएगा, ये भी ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालते ही प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रंप ने मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत अब अमेरिका आने वाले प्रवासियों की सख्त जांच की जाएगी। I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. आदेश में अमेरिका शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रम को 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। सीरियाई प्रवासियों के आने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। वहीं 7 मुस्लिम देश ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया से आने वाले नागरिकों की कड़ी जांच की जाएगी। इन लोगों को 30 दिन तक का वीजा भी जारी नहीं किया जाएगा। नए आदेश से प्रवासियों में निराशा है। There's nothing we could do about it, but I hope he can rethink about it and make the right decision. ट्रंप ने अमेरिकी सेना को मजबूत बनाने वाले एक आदेश को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नए विमान और जंगी जहाजों का निर्माण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। CSIR ने पवन और सौर ऊर्जा के एक साथ इस्तेमाल की तकनीक विकसित की है। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। खनिज ऊर्जा के कम होते भंडारों ने वैज्ञानिकों को भविष्य के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल और शोध के लिए प्रेरित किया है। नवीकृत ऊर्जा के तौर पर इन दिनों दुनिया भर में वायु और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ रहा है। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में सेंटर फॉर सोसाइटल मिशंस एंड टेक्नोलॉजीज के शोधकर्ताओं ने वायु और सौर ऊर्जा के मेल की तकनीक विकसित की है। इसे विश नाम दिया गया है। These turbines are designed such that they give maximum output even at average wind speeds which are available in our country. The starting wind speed is about 3 to 4 meters per second, and we are trying our best to see it's cost competitive. The important component, right now we have installed about 6 such 1 kilowatt systems in and around Bangalore, which are undergoing field trials. इस तकनीक में वायु और सौर दोनों ऊर्जाओं का एक साथ इस्तेमाल होता है। इसमें वायु चालित टरबाइन को
सौर पीवी चैनल्स के साथ जोड़ा गया है। इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में कई तरह की तकनीक का ध्यान रखा जाता है। इसमें एरोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंट्रोल एंड कंपोजिट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। Developing 4 kilowatt systems for agri pumps and 10 to 20 kilowatt systems with our private partners. इस व्यवस्था में इस्तेमाल किया गया 500 वॉट का वायु टरबाइन रोटर डिजाइन मेथड पर आधारित है। इसमें सैंडविच के आकार के ब्लेड लगे हैं जो कम गतिशील हवा वाले भारतीय क्षेत्रों के लिए सटीक हैं। विश व्यवस्था में वायु, सौर और इन्वर्टर स्रोतों के चार्जिंग कंट्रोलर्स को आपस में जोड़ा जाता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। बैटरी वायु से उत्पन्न ऊर्जा को दूसरे मार्ग पर ले जाती है और सौर ऊर्जा उत्पादन धीमी कर देती है। जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर खुद ब खुद स्विच ऑफ हो जाता है ताकि बैटरी ओवर डिस्चार्ज ना हो। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो इन्वर्टर खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाता है। यह हाइब्रिड व्यवस्था शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए लंबे समय तक काम कर सकती है। पारंपरिक ऊर्जा साधन दोहन में इससे कमी लाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब पर कब्जा कर लिया है। फाइनल में उन्होंने अपनी बहन वीनस विलियम्स को 6-4, 6-4 से हरा दिया। ये सेरेना विलियम्स का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। इसके साथ ही वो ओपन एरा में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली टेनिस खिलाड़ी बन गई है। The sisters embrace. They share a moment. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।